हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट के साथ तैयार हैं, है ना। जिसमें हमें क्या पढ़ना था, बोर मॉडल के बारे में, है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के देख लिया था कि सबका बेसिक क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला था, एग्जैक्टली उनका मीनिंग क्या था, वो फेल कहाँ कहाँ हुए थे, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड और थॉमसन के बारे में पढ़ा था। वोर के बारे में सिर्फ हमने इंट्रो लिया था, है ना। आज हम लोग वोर मॉडल के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि वोर मॉडल में क्या क्या होता है। इसमें हमारा मेन मोटिव पता है क्या है, इसकी एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, एनर्जीज ये कैलकुलेशन करेंगे कि एनर्जी कौन कौन सी होती है और कितनी कितनी होती है एग्जैक्टली, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार वोर मॉडल का रिवाइज करते क्या था। आपने वॉर मॉडल जहां पे भी सुनते होगे ना, सबसे पहली बात आपके मन में क्या आती है, यार हाइड्रोजन से रिलेटेड आती है कि नहीं आती, कि इनने सारा काम हाइड्रोजन से रिलेटेड किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यही सब आता है ना दिमाग में। तो क्या इनका मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड था? नहीं यार। तो हाइड्रोजन का मतलब इनका था सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब वन इलेक्ट्रॉन से मतलब था। बट यहीं पे अगर हम हीलियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो। तो अगर मैं उसमें एक प्लस चार्ज लगा दूं तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक ना। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया? तो इस पे भी आपका वॉर का मॉडल जो था एप्लीकेबल था। फॉर एग्जांपल लिथियम ले लो, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन। अगर मैं यहाँ पे दो प्लस चार्ज लगा दूं तो क्या होगा? लिथियम के पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन बचा? हो गया ना सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इन सब के लिए आपका वॉर मॉडल एप्लीकेबल था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वॉर मॉडल के पोस्टुलेट्स कि वॉर मॉडल ने क्या क्या बोला था। इन्हें जो बोला था ना, उनको हमने रियल में पोस्टुलेट बना दिया, जिसमें आपका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि आपका जो एटम होता है ना, उसमें जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखो, इसमें तो इनने कोई बड़ी बात नहीं बोली थी, क्योंकि ये बात तो आपके रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी, है ना। तो इसमें क्या बोला था, सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। फिर सेकंड बात इनने बोली थी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी आपका ऑर्बिट में रहता है। अब ये ऑर्बिट क्या है, देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है ना, जैसे कि आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका पहला सेल के, ये आपका कौन सा सेल एल। अब इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड ने बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, बट वो सर्कुलर घूमेगा। ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। बट वोर ने क्या कहा? वोर ने कहा या तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे मिलेगा, बीच में मिलने का कोई भी चांस नहीं है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। सेकंड और आपका किससे रिलेटेड था? स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेटेड था, है ना। तो अब बात करते हैं तीसरे पोस्टुलेट की। तीसरा पोस्टुलेट पता क्या था? तीसरा पोस्टुलेट का मतलब था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। चलो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो कौन सी फोर्स होती है, जब भी कोई दो चार्ज होते हैं ना आपके, उन दो चार्ज में आपस में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। दो चार्ज मान लो नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, एनीथिंग, ठीक है। उनमें क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो इस केस में क्या होता है, अब वो अट्रैक्शन जो है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा, फोर्स ही तो होगी रियल में। अब उस फोर्स को जो हम कहते हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह तो हुई हमारी पहली बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एफसी। अब ये क्या होती है? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका मतलब है कि आपके सर्कुलर मोशन में कोई भी एक इनवर्ट फोर्स लगती है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो आपका जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे आप खड़े हुए हो, ठीक है। यहां से आपने कोई पत्थर घुमाना शुरू किया चारों तरफ, ठीक है। आप ऐसे पकड़ के पत्थर घुमा रहे हो चारों तरफ, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा है। तो एक इनवर्ट फोर्स काम कर रही है, इन्वर्ट कर रही है ना, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स जो आपके इनवर्ट काम करती है सर्कुलर मोशन में, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है mv²/r। अब देखो ये कहां से आया, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी v स्क्वायर अपॉन आर है ना, v स्क्वायर अपॉन में r, ये रियल में आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है यार, जो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर ना। तो एफ की वैल्यू आपकी mv स्क्वायर बाय r। अब एक बात बताओ, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, एक तरफ मैं बोल रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो दोनों का मतलब क्या यार, दो बातें कैसे हो सकती हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो आपकी एफ होगी ना, वो आपकी एफ के बराबर होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही यहां पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां पे क्यों लग रही है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लग रही है, रीजन देते हैं। देखो जैसे ये आपका के सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपका एल सेल है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, यहां पे ये रहा आपका न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ नहीं खींचेगा? अगर अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पे कोई ना कोई फोर्स नहीं आएगी क्या? अब फोर्स है, उसी फोर्स को यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये था इसका तीसरा पोस्टुलेट आपका वॉर मॉडल का, है ना। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि आपका जो एफ है वो एफ के बराबर रहेगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। अब बात करते हैं इसके अगले पोस्टुलेट पे। अगले पोस्टुलेट में क्या बोला था, जो आपका देखो पहले मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, ठीक है, उसके बाद उसको समझेंगे एक्सप्लेनेशन, है ना। जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा ना, एंगुलर मोमेंटम वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम इज योर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। देखो क्या कहना क्या चाहते हैं यार, एंगुलर मोमेंटम को क्या हम L से डिनोट करते हैं, L आपका क्या होगा एन एच अपॉन में 2 पाई। एन तो यार समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हो, कौन से शेल की बात हो रही है, एन की वैल्यू 1 मतलब के शेल की, एन की वैल्यू 2 तो आपकी एल सेल की, एन की वैल्यू 3 तो आपकी एम सेल की, ठीक है। बट एच क्या है यहाँ पे, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्लैंक्स थ्योरी में, जो कि आपकी अगली सीरीज में कोशिश करेंगे कि आ जाए, ठीक है। तो इसमें अभी के लिए इतना याद रखो कि आपकी जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका यूज कर रहे हैं एच, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअली आपका फिजिक्स का टॉपिक है बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। एल का मतलब होता है आपका आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का क्या मतलब है, मतलब हम मोमेंटम का भी मोमेंटम ले रहे हैं, मोमेंटम का भी मोमेंटम। अब एक बात बताओ, क्रॉस को हटाते तो क्या आता है, साइन कॉस, साइन ना। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। यहां क्रॉस हटाया साइन थीटा आ गया। अब एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन है, यहां पे आपका रेडियस है, ठीक है, यहां से आपका परपेंडिकुलर कुछ लग रहा है, तो यहां पे एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 ना। तो यहां पे क्या L इज इक्वल टू आर पी हो गया। अब P क्या होता है, मोमेंटम ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mb, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया mb/r। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा कहां से क्या आया, mv/r आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। बट एक्चुअली इसका अभी आपको इसका डेरिवेशन नहीं समझना कि डेरिवेशन का क्या मतलब है, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, बट फिर भी आपको बता दिया कि आया कहां से, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो इसका मतलब है आपका कि आपका जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, या तो वो आपका यहां पे होगा पहले सेल में, ठीक है, न्यूक्लियस, या तो आपका क्या होगा यहां पे होगा, ठीक है। मतलब बीच में पाने की कोई भी मतलब वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। जैसे कि हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। एन की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती है ना, जीरो का मतलब तो ऑल ओवर द जीरो ही हो गया, वो तो न्यूक्लियस की बात हो जाएगी। एन की वैल्यू 1 मतलब के शेल, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्या ये पॉइंट में हो सकता है? डेफिनेटली नॉट यार, क्योंकि देखो आपका जैसे ये के शेल है, ये एल शेल है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू एन की 1.5 कर दूं, इसका मतलब क्या है, कहीं यहीं पे लाई कर रहा है। बट आपका जो वॉर मॉडल है वो पहले ही बोल चुका है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन बीच में लाई नहीं करता, वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में ही लाई करता है। तो एन की वैल्यू हमेशा आपकी नेचुरल नंबर होगी। क्लियर ना?
हाँ, उसके बाद चलो आगे बात करते हैं, इसको भी हम कंक्लूजन की तरह यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में ना, कि NH अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू MVR। ठीक है, ये दोनों अभी तक हमें कंक्लूजन मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पोस्टुलेट के। वॉर का जो अगला पोस्टुलेट था वो आपका कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से अगर हाई वाले ऑर्बिट में जाता है, लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है, तो उसे हमें एनर्जी ना देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। खुद सोचो, आप मान लो जमीन पे खड़े हो, ठीक है, आपको जाना है छत पे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी खर्च करोगे अपनी, तभी तो ऊपर जा पाओगे। एनर्जी खर्च करोगे कि नहीं करोगे? तो अगर आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, एनर्जी का यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, आपका मतलब क्या है वहां पे कि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से वो हायर ऑर्बिट में मूव कर जा रहा है। ठीक है, और फिर सोचने वाली बात है यार, मान लो बंदा लोअर से हायर में पहुंच गया, मींस के सेल से आपका, जैसे ये के सेल था, ये एल में पहुंच गया, के सेल से इलेक्ट्रॉन एल में आ गया, तो हमने एनर्जी दी थी। बट अगर एल से ये वापस के में जाएगा, एल से वापस के में जाएगा, तो क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा? डेफिनेटली करेगा। वो एनर्जी रिलीज आपकी होती है स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स रे होती है, गामा रे होती है, ये रियल में आती कहां से है यार? ये यहीं से आती है। जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। दैट एनर्जी आपकी जो होती है वो आपकी रेज के लिए यूज होती है। ठीक है, आपकी जो भी है वो लाइट में काम आती है। क्लियर ना? उसके बाद इसने बोला था कि आपका जो अगला पोस्टुलेट, कि अगर आपकी हर एक सेल की एनर्जी फिक्स कर दी जाए, अगर आपकी, खुद सोचो, अगर आपकी एनर्जी हर एक सेल की फिक्स कर दी जाए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना रेडिएट करेगा, है ना लेगा, मतलब ना एनर्जी उसकी रिलीज होगी, ना उसको देनी पड़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लेता है, ना इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देता है? तो ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ना एमिट कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पे गिरेगा? डेफिनेटली नॉट ना यार। चलो, तो ये था इसका अगला पोस्टुलेट, है ना। तो यहाँ पे हमारी पोस्टुलेट की कहानी खत्म होती है ना। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ वॉर मॉडल। कि एप्लीकेशंस क्या क्या है ना। अब इसमें देखो, इस कंक्लूजन्स का जरूरत पड़ेगा हमें, कंक्लूजन की मतलब जरूरत पड़ेगी। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्या है, हम पहले फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रेडियस का मतलब एटम का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो, रेडियस निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। आप खुद सोचो, अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? पहले रिलेशन लिख लो, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। क्लियर है? यहां से अगर v की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा? NH अपॉन में 2 पाई MR। क्लियर है? v आ गया हमारा, है ना। बट हमें क्या निकालना है? R। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो क्या होगा? FC इज इक्वल टू FE है हमारे पास। तो देखो, FC क्या होता है आपका? MV स्क्वायर अपॉन में R। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? FE होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो होता है आपका फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब यार यहाँ सवाल उठता है, Q1 क्या है, Q2 क्या है? उसके लिए डायग्राम देखो क्या है। जैसे ये आपका कोई भी शेल है, इलेक्ट्रॉन का, एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा। जाहिर सी बात है यार, अपोजिट साइन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो क्या होगा? हाँ, खुद सोचो। जैसे कि इसके ऊपर तो चलो ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अब एक बात हमको बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कंपेरेबली सेम होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। अब ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, क्या एक एटम में मैं बोल सकता हूँ उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ ठीक है यार, डेफिनेटली बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो अगर मैं बोलूं एक एटम में आपके मान लो 2 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग चार्ज तो बराबर है। अगर मैं बोलूं 3 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर उसका एटॉमिक नंबर Z होगा,
जेड होगा तो उस पे चार्ज कितना होगा, जेड ही ना, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो चार्ज आया Q2 क्या आ गया हमारा, जेड ई। हाँ चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, यहां से एक आर तो कैंसिल हो गया है ना, बचा क्या, एम वी स्क्वायर इंटू में ये आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप 12th के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे कि के क्या है। Q1 कितना था आपका E, Q2 कितना था आपका जेड ई, क्लियर। तो यहां से अगर हम रेडियस निकाले तो क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू, इस पूरे को डिवाइड में भेज दो, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम बी स्क्वायर नीचे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू तो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से, देखो है ना, तो चलो इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो एम v का स्क्वायर है तो क्या यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, यहां पे आर की वैल्यू आ गई निकल के, आगे की नहीं आगे, देखो रिपीट करते हैं, आपके पास क्या है आर की वैल्यू, यहां से आर की अगर वैल्यू निकालो तो ई इंटू क्या होगा, जेड ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वो रहेगा आपका, एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी स्क्वायर क्या कर दो, डिवाइड में भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू डालनी है आपको, वी स्क्वायर, यहाँ पे बट आपके पास किसकी वैल्यू है, वी की ना, तो वी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, हाँ यहां से देखो एक एम से एक एम खत्म, 4 से 4 खत्म, एक पाई से एक पाई खत्म, है ना। तो अब देखो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आर की वैल्यू आपकी आएगी, ये ऊपर चला जाए जेड ई स्क्वायर अपॉन में इंटू में एम आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में पाई एम, है ना, सॉरी यहाँ पे तो पाई, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा ना, बाकी तो सब ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर यहां से वैल्यू कैलकुलेट की जाए, आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आर स्क्वायर इधर से जाके क्या होगा, स्क्वायर से ये कट गया है ना। तो देखो इसको चलो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो तो यहां से अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आर की वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो ना, या ये एक काम करो, इधर 1 है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर, एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, क्लियर ना। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहां से, चलो देख लेते हैं एक बार और, यहाँ पे सिंगल आर बचा, इधर भेजोगे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर, एम जेड ई स्क्वायर, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में एच स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड इज इक्वल टू आर, अगर ध्यान से देखो तो क्या ये पूरा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच एम और ई क्या चारों आपके कांस्टेंट हैं, डेफिनेटली कांस्टेंट है ना। तो यहां से जब इस कांस्टेंट की हम वैल्यू कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आती है 0.529, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग 0.53 भी लिख सकते हो, है ना। तो रेडियस कितना आया, यहां से हमारा रेडियस आया 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, रेडियस। अब आपका रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, इतना। अब बोलोगे भैया के सेल पे निकाल ले तो कुछ और रेडियस होगा, एल सेल पे कुछ और रेडियस होगा, क्या अलग अलग रेडियस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो उसके लिए वेरी कर तो रहे, आपकी एन या एच जेड जैसे जैसे वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे आपका अगला अगला सेल का या एटम का या एलिमेंट का निकलता चला जाएगा, क्लियर ना। कोई दिक्कत रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं, सिंपली आ गया होगा समझ में। चलो एक काम करते हैं, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को ना, इन सबका यूज पड़ेगा हमें आगे, अभी देखना। तो आर का हमारा क्या आया निकल के, आर की वैल्यू
अपसाइलन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कैलकुलेट करते हैं अपना नेक्स्ट टर्म, दैट इज आवर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, हाँ चलो उसकी बात करते हैं। तो यहां पे देखा जाए सेकंड टर्म दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी निकालने के लिए कि यहाँ पे देखो NH अपॉन 2 इज इक्वल टू MBR था, लिख लो भैया इसको दोबारा। यहां से V की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, NH अपॉन में 2 पाई इंटू में MR। क्लियर है, NH अपॉन में 2 पाई MR। यहां से तो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। यहां पे अगर R की वैल्यू डाल दी जाए तो क्या होगा, NH अपॉन में 2 पाई M इंटू R की वैल्यू क्या है, ये नहीं हमारे पास, डाल दो उठा के, है ना, अपसाइलन नॉट H स्क्वायर अपॉन में ME स्क्वायर इंटू N स्क्वायर अपॉन में Z। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसे सिंप्लीफाई करें, हाँ कर सकते हैं सिंपली। देखो तो क्या होगा आपका, इसको ऊपर भेज दो पूरे को, NHME स्क्वायर Z अपॉन में 2 पाई M अपसाइलन नॉट H स्क्वायर इंटू में N स्क्वायर। क्लियर है, अब सिंपली देखो क्या क्या कट रहा है, हाँ M से M कट रहा है, एक H से एक H गया, एक N से एक N गया, है ना। तो क्या क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये सब तो कट गया, E स्क्वायर अपॉन इंटू जेड अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में H इंटू N, ये हमारे पास बचा। यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या Z और N को छोड़ दिया जाए यहाँ पे, जैसे कि देखो चलो मैं लिख देता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू H, इसको अगर मैं अलग कर दूं Z अपॉन N को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मैं Z अपॉन N अलग कर दूं तो क्या ये आपका पूरा कांस्टेंट बच रहा है, E कांस्टेंट है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H, क्या ये सारा कांस्टेंट है, डेफिनेटली यार कांस्टेंट है। और Z अपॉन N जो है आपका वेरी करेगा, पता नहीं आप किस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, पता नहीं कौन से सेल में होगा, तो N की वैल्यू भी उस पर आपकी डिफर करती रहेगी। तो आपका वेलोसिटी क्या कैलकुलेट हो गया, यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, यार खुद कैलकुलेट करना, ठीक है, एक्चुअली हम बता देते हैं 2.188 समथिंग आती है ये, बट कैलकुलेट खुद करोगे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं, इस एक्सप्रेशन को भी लिख लेते हैं कंक्लूजन की तरह ना। तो यहाँ पे आपका क्या आया, ई स्क्वायर जेड वी की इक्वल है ई स्क्वायर जेड अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच एन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन जब आपका रिवॉल्व करता है किसी एटम में तो उसकी एनर्जी कितनी होती है उसकी बात करते हैं ना। अब देखो चलो देखो आपका एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यार काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आपका ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी। और फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू तो है हमारे पास, देखो ये रही कहाँ गई, ये ना, इसको पुट करो ई स्क्वायर जेड अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच एन। देखो बट यहाँ पे v का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। देखो अब इसको आगे सॉल्व करो, 1/4 2 2 4, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई ना, देखो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी ई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, ई की पावर 4, जेड का स्क्वायर करो जेड स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर इनटू में एन स्क्वायर। क्या ये आया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा ना। देखो ऊपर अगर करें तो ई की पावर एम ही लिख लो पहले ना, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में 4 2 8 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया,
काइनेटिक एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो किसी भी एटम में आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये भी तो हमारा कंक्लूजन ही है एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलो इनका यूज नहीं पड़ेगा, इनको इरेज कर लेते पहले। अब इनका कोई भी यूज नहीं है तो यहीं पे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू me4z² अपॉन में 8π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो किसी भी एटम में आपका रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है ना। चलो लेट्स सी, हाँ कितनी होती है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में R, के Q1 Q2 अपॉन में R। अब देखो R की वैल्यू आप लोग ये हम बता चुके हैं, Q की वैल्यू क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या होगा ZE। लेक्चर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था कैसे आया है ना, तो अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, Q2 आपका ZE आ गया, R का R। ठीक है, यहाँ पे अगर एक चीज देखी जाए, क्या पोटेंशियल एनर्जी में हम वैल्यू साइन के साथ डालते हैं? डेफिनेटली डालते हैं यार। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है खुद बताओ? नेगेटिव यार, इसमें क्या सोचने वाली बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो इसमें सामने क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर है? तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाँ ZE² अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट R माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो R वेरिएबल है क्या, और बट R की एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, तो R का एक्सप्रेशन पुट करते हैं यहाँ पे। सिंपली क्या आएगा आपका, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट h² n² अपॉन में me² Z। यही है, सबको ऊपर भेज दो यहां से, तो क्या आएगा माइनस ZE², इसको ऊपर भेजोगे तो me² इंटू में Z अपॉन में क्या आएगा 4π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² n²। ठीक है, अब जरा आगे सॉल्व करो, Z इंटू Z² तो Z² e⁴ m अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू h² अपॉन में, सॉरी यहाँ पे n² था ना, n²। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो क्या है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जरा एक चीज प्रूफ करनी है, आप इसलिए कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा सिंपली। ठीक है भैया, कर लो 8 कर लो, यहाँ पे है ना। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा आपका मल्टीप्लाई में। अब जरा ध्यान से देखो इसमें, तो Z² e⁴ इंटू m 8π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², क्या ये पूरा इसके बराबर है? तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, खुद सोचो। ये देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हाँ। तो इसको अगर मैं लिखूं, बट ये 2 भी है और माइनस भी है, तो क्या ये -2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया? हो गया ना। अब देखो यहां से एक चीज प्रूफ हो गई आपकी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एटम में हमेशा -2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये चीज देखो प्रूव हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट इसको कॉपी में खुद लिखो तभी आएगा समझ में, अदरवाइज नॉट यार। चलो देखो अब आगे इसमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा पता है? टोटल एनर्जी क्या होता है आपका किसी भी एटम में, कितनी होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक तो है हमारे पास, पोटेंशियल की वैल्यू अभी हमने क्या प्रूफ करी थी, -2, आपकी -2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर आई थी कि नहीं आई थी? अभी प्रूफ किया था, रिवाइंड करके देखो वीडियो को। देखो अब काइनेटिक में से -2 काइनेटिक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? अब काइनेटिक एनर्जी का तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, सिंपली यार वैल्यू डालनी है बस अब तो, है ना। me⁴ Z² अपॉन में 8π² एप्सिलॉन नॉट h² n²। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या अगर मैं इस Z² और n² को अलग कर दूं, Z² और n² को अलग कर दूं, तो क्या m कांस्टेंट है?
ई भी कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच, ये सब कुछ कांस्टेंट है क्या? हाँ यार कांस्टेंट तो दिख रहा है। अब देखो तो टोटल एनर्जी आपकी किसके बराबर हो जाएगी? इसको जब सॉल्व करते हैं ना इस पूरे कांस्टेंट को, तो आपकी वैल्यू आती है -13.6, क्योंकि माइनस का माइनस इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब लेकिन ये एनर्जी तो है, बट ये एनर्जी आपकी ये जूल में नहीं होती है, ये एनर्जी आपकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बहुत छोटी एनर्जी होती है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट दी गई है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसका मतलब क्या है माइनस में आने का। देखो इसका मतलब ये है आपका एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एनर्जी लेके पड़ा हुआ है, वो कहता है भैया कि मेरे को इतनी अगर एनर्जी आप दोगे तभी मैं बाहर आऊंगा, ये कहता है आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अगर एनर्जी आप किसी इलेक्ट्रॉन को देते हो तभी वो आपका इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल के बाहर आएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो दैट इज द एनर्जी विच वी हैव टू गिवन टू पर्टिकुलर एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमें उसमें देनी पड़ती है। क्लियर हो गया ना। तो इस एनर्जी का अब माइनस में होने का मतलब क्या है कि हम उसे दे रहे हैं, इस वजह से आपका डेरिवेशन में जो है वो नेगेटिव साइन आया है ना। क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को ना। अब यहां से अगर निकाला जाए तो ये किसकी एनर्जी, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो तो काइनेटिक टोटल एनर्जी आपकी कितनी आएगी निकल के -13.6। इसका मतलब क्या है कि आपका वॉर मॉडल ने क्या बोला था, हर एक सेल की एनर्जी जो है कांस्टेंट है, तो के सेल की जो आपकी एनर्जी है वो है -13.6। अगर आपको निकालनी है एल सेल की तो जेड की वैल्यू 1 ही रहने दो, एन की वैल्यू 2 डाल दो, सिंपल है ना। और एम अगर आपको एम सेल की निकालनी है तो एम सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ना। एम सेल के लिए एन की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर एन हो जाए, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दो सिंपली, तो आपको टोटल एनर्जी उस सेल की मिल जाएगी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जेड भी तो आया है आपका एटॉमिक नंबर जो इस पे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉर मॉडल की सारी एप्लीकेशंस देख ली हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अगले लेक्चर में इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे कि एक्चुअली आपका स्पेक्ट्रम होता कैसे है। पढ़ते हैं ना वॉर मॉडल में आपकी कोई भी लाइट आ रही है, आपका कौन सी लाइट हमें दिख रही है कौन सी नहीं दिखती, ये सब हम स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे, कैसे इनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। अगर तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।